अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ डार्क लव सागा सीज़न 3 बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 20। मौज़ा की आंख अगले दिन बहुत लेट खुली थी। वो काफ़ी देर लेटी छत को घूरती रही। रात का एक एक मंजर अपनी पूरी जज्बात समेत आंखों के पर्दे के सामने लहराया तो उसने करवट बदल कर तकिए में मुंह दे लिया। बहुत अजीब एहसासात थे। दिल कानों में धड़क रहा था, जैसे अपनी ही सोचों से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था। तो वो उठी और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। जाने दिल में क्या आई कि बड़ी माँ की दी हुई मैरून रंग की घेरेदार शॉर्ट फ्रॉक पहने नीचे घेरेदार ट्राउजर पहनकर बाहर आई। आईने के सामने खड़े होकर अपने डार्क चॉकलेट ब्राउन गीले बाल सुलझाए निगाहें बार बार भटक रही थी। आज खुद से ही बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाया और होठों पर पिंक ग्लॉस भी लगाया। बाल सूखे तो ऊंची सी पोनीटेल बना ली। वो तो हॉस्पिटल के बैकयार्ड में क्लास लेने जा रही थी, तो फिर ये तैयारी। अपने आप से झूठ बोलकर निगाहें चुराना क्या होता है, आज उसे अंदाजा हुआ। बैग कंधे पर डालकर बाहर निकली। धड़कते दिल के साथ ग्राउंड पार करके वो हॉस्पिटल में आई थी। सबकी मानी खैज निगाहें उस पर उठी तो वो बहुत बुरी तरह घबराई थी। उस तरफ जाने का प्रोग्राम कैंसिल करती भागकर क्लास में ही चली गई। आज इसकी किस्मत थी कि मिस फरियाल आई ही नहीं थी। उनकी तबीयत खराब थी तो वो क्लास लेने आई ही नहीं। मौजज़ा खाली क्लास में बैठकर अपनी उंगलियां चटकाती रही। सब वक्तन फ़वक्तन जा चुकी थी, मगर वो इधर ही बैठी रही। दिल हमक हमक कर एक शख्स को देखने की फरमाइश की गर्दान किए जा रहा था, जबकि वो अपनी ही सोचों से बुरी तरह घबरा रही थी। अगर किसी ने देख लिया तो, दिमाग ने धड़का बताया, बस खिड़की से देखकर वापस आ जाना। दिल ने चुपके से मशवरे से नवाजा। रात आए तो थे माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक थे। दिमाग ने दिल को छेड़ा, मगर एक नज़र देखने में हर्जी क्या है। दिल ने फिर से एक धीमी सी सरगोशी की। हाँ, एक नज़र देख आती हूँ, वो फैसला करके उठी और कॉरिडोर के उस जानिब से इमरजेंसी की जानिब गई जहाँ रश ज़रा कम होता था। कॉरिडोर से गुजरकर आईसीयू के साथ वाले वार्ड के प्राइवेट रूम के साथ वाले रूम से उसे खिड़की से देखा जा सकता था। वो धीमे कदमों से चलती उसी रूम तक आई थी। उस रूम में दाखिल होकर खिड़की तक गई। हल्के से खिड़की का पट खोलकर अंदर झाँका। सख्त मायूसी हुई। बिस्तर खाली था। अब किसी के देखने से पहले उसे तेज़ी से यहाँ से निकलना चाहिए। वो मायूसी मगर तेज़ी से वापस पलटी। दूसरी तरफ अमन, जो कि बेचैनी से मोबाइल में एक मंजर देख रहा था, दिल को सुकून मिला कि वो उसकी तरफ आ रही है। मगर हॉस्पिटल दाखिल होकर उसको घबरा कर क्लास में जाते देख सीने में सांस उलझने लगी। वो बुरी तरह बेचैन हुआ, मगर फिर बहुत जल्द एक खूबसूरत मंजर निगाहों की जीनत बना। वो खुद चलकर साथ वाले कमरे की जानिब आ रही थी। वो जो उसकी रग रग से वाकिफ था, अब उसका प्लान समझकर साथ वाले कमरे में जा छुपा था। जब उस कमरे में आई तो छुपकर खिड़की से पार देखना चाहा, मगर अमन को वहां ना पाकर वो मायूस हुई और उसी मायूसी से वापस पलटने लगी जब वो बहुत अचानक उसके सामने आया था। उसे यूं अचानक अपने सामने पाकर वो अपनी जगह पर साकित हो गई थी। रात की निस्बत अब उसने शर्ट पहनी हुई थी। अपनी तमाम तर वजाहत समेत वो जज़ा का दीवाना आंखों में खास चमक लिए उसके सामने था। अमन की उंगलियां जो बेकरार थी अमन की निगाहें जो बेकरारी से उसका तवाफ कर रही थी। उसका अर्तकाज नोट करके मौजा की अपनी बैग की स्ट्रिप पर गिरफ्त मजबूत तर हुई। वो मैं आपकी तबीयत का पूछने आई थी। खुश्क होते हलक को थूक निगल तर करने की कोशिश की। तो पूछो फिर। अमन के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। बहुत करीब होकर उसके बालों की एक शरीर लटकान के पीछे की तो उसकी उंगलियों की इस बेबाक सी हरकत ने मौजा के जिस्म का सारा खून निचोड़कर चेहरे में भर दिया। जैसे कैसी तबीयत है आपकी? उसे अनजान बनना चाहा। तुम बताओ जज़ा, तुम्हें देखे बगैर कैसे हो सकती है? बोझिल लहजे में सवाल के बदले सवाल किया गया। मुझे कैसे मालूम होगा? मौजा ने उसके तेवर से घबरा कर दामन बचाना चाहा। तुम्हें देखे बगैर पल पल मर रहा हूँ मैं यहाँ। ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा है मैंने यहाँ। उकताहट भरे लहजे में बेबसी से कहा गया। मगर अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। अमन ने उसका दायां हाथ अपने हाथ में भरकर अपने दिल के मकाम पर जख्म के ऊपर रखा। मुझे जाना होगा। मौजा की कान की लौ तक सुर्ख पड़ चुकी थी। जबकि अमन गहरी निगाहों से उसे देखे गया तब वो आगे बढ़ा। नतीजतन मौजा ने अपने कदम पीछे लिए, मगर अपने पीछे दीवार आ जाने से मौजा को रुक जाना पड़ा। मैं चलती हूँ। उसके पहलू से निकलकर जाना चाहा जब अमन ने तेजी से अपना हाथ दीवार पर रखकर उसका रास्ता मसदूद कर दिया। हाथ बढ़ाकर उसकी पोनी में उलझाया।
रेशमी चॉकलेट ब्राउन बाल आबशार की तरह कमर पर फैल गए। मौज़ा दम साध कर खड़ी रही, मगर अमन ने करीब होकर दूसरा बाजू भी दीवार पर टिकाया। एक गहरी सांस लेकर इन रेशमी बालों की भीनी शैम्पू मिली खुशबू अपनी सांसों में उतारी। मुझे जाने दे, वो रूहान सी हुई। मगर अमन ने एक मर्तबा फिर एक हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेट कर शिद्दत से उसे अपने सीने में भेजा और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर फिर बहुत अचानक झुक कर उसके होठों की नरमाहटों पर अपना कब्जा जमाया था। मौजा ने अपनी आंखें जोर से मीच ली थी। वो एक मर्तबा फिर उसकी सांसों के जितना करीब आ चुका था। रात से हलक में कांटे से उगाए थे। अमन को रात से ही यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद को जितना सैराब करें करेगा तिश्नाई लबी उतनी ही जान का आज़ार बनती जाएगी। अब भी वो आंखें बंद किए मोहब्बत का जाम पीने में मसरूफ़ था। मौजा बड़ी बुरी तरह कसमसाई थी। बैग की स्ट्रिप छोड़कर उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोची थी। चंद लम्हों में ही मौजा की हालत अबतर हो चुकी थी। बहुत अचानक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर आनम रूम में दाखिल हुई थी, मगर अमन को अपने बेड पर ना पाकर एक सहसी सांस खींची। इधर आहट महसूस होने पर अमन ने नरमी से उसे आज़ादी से बख्शा। वो खिड़की के उस पार डॉक्टर आनम को न रूठेपन से घूरा। डॉक्टर आनम आ गई, मुझे जाने दे प्लीज़। मौजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। इतनी सी देर में उसकी हालत पूरी तरह बिखर चुकी थी। ग्लॉस भीगे लबों से फैल चुका था। बिखरे बाल और कदमों में पड़ा बैग। अमन ने उसकी बौखलाहट पर मुस्कुराते उसका बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में ले लिया कि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। डॉक्टर आनम आहट महसूस करके उस कमरे में आई, मगर अगला मंजर देखकर वो भी एक मर्तबा तो बौखला गई। मौजा के चेहरे पर बिखरे शर्म व हया के रंग कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। बिखरी सी हालत में उसके हाथों के तोते उड़े हुए थे। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह उसके घेरे में खड़ी लरज रही थी और वो इत्मीनान से मुस्कुराता उसका बाजू जकड़ के खड़ा था। डॉक्टर आनम ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। एक ये वाहिद मरीज है जिससे अपने बेड पर सुकून नहीं। चलिए, मुझे चेकअप करना है डॉक्टर अमन। डॉक्टर आनम ने अपने प्रोफेशनल लहजे में उसे खरी खरी सुनाई। चलिए, मगर यकीन करें, अब मुझे इस मनहूस बेड पर सुकून आ जाएगा। अमन ने सुकून से कहा और मौजा का बाजू साथ लिए आगे बढ़ा तो वो बुरी तरह छटपटाई। मुझे जाना है, आप मेरा बाजू छोड़ दें, वो मिनमिनाई। मगर वो अनसुनी करते उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले आया और उसे साथ लेकर ही अपने बेड पर बैठा। डॉक्टर आनम को मौजा की शक्ल देखकर बेतहाशा हंसी आई, मगर वो चेहरा झुकाकर अपनी हंसी कंट्रोल कर गई। जल्दी से करे चेकअप और जाते वक्त बाहर से डोर लॉक करके जाइएगा, अमन ने इत्मीनान से कहते मौजा के रहे सहे औसान भी खता कर दिए। डॉक्टर आनम उसका बीपी चेक करने लगी। जबकि मौजज़ा अभी भी उसकी आहनी गिरफ्त से अपना बाजू निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। अमन, छोड़े मेरा बाजू, वो झिंझिलाई। दिल की सुनकर यहाँ तक चली आई थी, मगर अच्छी फंसी थी। समझ नहीं आ रहा था अब उसके शिकंजे से कैसे निकले। डॉक्टर आनम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, जाकर मेरे डिस्चार्ज पेपर्स बनवाए। मैं अभी मौजा के साथ अपार्टमेंट जाना चाहता हूँ, अमन ने सुकून से कहा। मज़ाहमत करती मौजा अपनी जगह पर साकित हो गई। जबकि अमन फाइल्स में उसकी रिपोर्ट्स देखती अब मुतमईन नज़र आ रही थी। तभी वो फाइल लेकर बाहर चली गई और जाते वक्त वो डोर लॉक करना ना भूली। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, अब मौजा ने झिंझलाकर उसकी जानिब से रुख दूसरी जानिब मोड़ा। अभी तो शुरुआत भी नहीं की, अमन ने सुकून से कहा और बेड पर लेट गया। क्या मतलब? मौजा ने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं, डॉक्टर आनम डिस्चार्ज पेपर्स बनवाने गई है। तब तक तुम यहीं मेरे पास बैठो, इकट्ठे ही अपार्टमेंट चलेंगे। क्यों? आप रास्ता भूल गए हैं अपार्टमेंट का? बेड पर अपनी उंगली से गायबाना आड़ी तिरछी लकीरें खींचते उसने यूं ही अहमकाना सी बात की। नहीं, मगर मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा, अमन ने कहा तो उसने पहलू बदला। तभी बहुत अचानक दरवाज़ा खुलकर आर्यान, ईशान और जबरान अंदर दाखिल हुए। वो गड़बड़ाकर उठ बैठा और इतनी देर में अब मौजा का बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। मौजा भी अपने उस बिखरे हुलिये के साथ बुरी तरह बौखलाई थी। तभी उठकर दुपट्टा अच्छे से अपने गिर्द लपेट लिया। कैसी तबीयत है यंग मैन? जबरान ने मानी खर्जी से मुस्कुराकर पूछा। मौजा को अब जाकर वहाँ से खिसकने का मौका मिला तो उसने देर न लगाई, साथ वाले कमरे में ही आकर दम लिया। वो उसे हंसत से जाते देख अब जबरान डैड की जानिब मुतवज्जा हुआ। बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए डिस्चार्ज ले रहा हूँ, अमन ने कहा। मगर अभी तुम्हें मजीद रेस्ट और केयर की ज़रूरत है, ईशान ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। बिल्कुल नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ इस मनहूस बेड से। उसने अपनी मुश्किल बताई तो वो सब कह कहा लगाकर हंस पड़े।
दूसरी तरफ असावरी अपने कमरे में बंद थी। जिस दिन से वो उसे यहाँ अपने कमरे में छोड़कर गया था, उसने जल्दी से चेंज कर लिया था, मगर फिर भी उसके वजूद से आती एक और वजूद की महक ने उसका राज अफशा कर दिया और उसी दिन से फल्जा और बीना ने छेड़ छेड़ के उसके जीना हराम कर दिया था। वो आज 4 दिन बाद व्हाइट पैलेस लौटा था और सबके साथ अभी लाउंज में बैठा था। रवाहा ने असावरी को उसके लिए ताज़ा जूस लाने को कहा था। वो किचन में से छोटी ट्रे में सजाकर जूस का ग्लास लेकर लाउंज में आई थी। वो जो सिगरेट लबों में दबाए खजर से बात कर रहा था, असावरी को लाउंज में आते देख तेजी से अपने लबों से सिगरेट निकाल कर अपनी कमर पर अपने हाथ बांधे। खजर ने उसकी कमर से बंधे हाथ से सिगरेट थाम कर उतनी ही तेजी से बुझाकर बाहर फेंकी थी। ऑरेंज शॉकिंग इम्तिजाज की फ्रॉक में वो शर्माई लज्जाई सी जूस लेकर उसके सामने आई थी, मगर आंखों में हैरत थी। आहान, आप स्मोकिंग कर रहे थे? असावरी ने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि जब वो उस तरफ आई थी तो उसने यहाँ से धुआं उड़ता देखा था। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा था? आहान ने जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगाते उल्टा उसी से पूछा। वो मैंने, असावरी ने कहना चाहा। अच्छा छोड़े, कहीं कुछ नहीं। अमन अब ठीक है ना? असावरी ने सर झटक कर बात बदली और अब वो उसे अमन की तबीयत के बारे में बताने लगा। अजहर अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत थक चुका हूँ, अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आहान ने कहते हुए उसे देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। आहान अपने कमरे में चला गया। सावरी किचन में चली आई। घर में अमन की शादी की बातें जोर शोर से की जा रही थी। आज बड़े पापा और समी खान ने अमन और मौजा को लेने उनके अपार्टमेंट जाना था। जोर शोर से तैयारी की जा रही थी। वो भी रवाहा के साथ मुख्तलिफ कामों में मगन हो गई थी। वो रवाहा के साथ कपड़े सेट करवा रही थी जब फ़ोन चिंगाड़ने लगा। उसने नंबर देखा तो आहान का था। हैरत हुई। फ़ोन यस करके कान को लगाया तो सामने से नरूठी सी भारी आवाज़ सुनाई दी। असावरी, कब से वेट कर रहा हूँ, रूम में आओ फ़ौरन। झिंझिला कर कहते फ़ोन बंद करके आहान ने गुस्से से बेड पर फेंका। इधर असावरी की आंखें हैरत से फैल गई। तभी मुश्किल वहाँ से उठने लगी। क्या हुआ? बीना ने दांतों तले लब दबाकर पूछा। वो आहान को कोई काम है शायद, मैं सुन के आती हूँ। असावरी ने नाखून दांतों तले कतरते हुए कहा। मैं सुन आती हूँ, तुम अपना ड्रेस सिलेक्ट कर लो। बीना ने बेहद शरारत से कहा तो पिंकी ने उसे घेर लिया। ये तो पागल है बच्ची, तुम जाओ, तुम बात सुनो। अरे इस हरी बला के गुस्से को हवा मत दो, पिंकी ने कहा तो बीना को मुँह चिढ़ाती वहां से उठ आई। झिझकते धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई तो आंखों पर बाजू रखे बेड पर नीम दराज था। वो आगे बढ़ी। डोर लॉक कर दो यार। कमरे में उसकी भारी बोझिल आवाज गूंजी तो सावरी सटपटा गई। जी। बेड के करीब खड़े होकर उससे उसका मसला पूछा। आहान ने आंखों से बाजू हटाकर उसको देखा। कहाँ रह गई थी तुम? उसके शोशे पर असावरी को गश पड़ते बचा। आपने ही तो कहा था कि आप आराम करेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो। असावरी के अल्फाज ने मुंह में ही दम तोड़ा था जब आहान ने उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराया और वो बुरी तरह बौखलाई और आहान के कंधों पर हाथ रखकर उसके ऊपर से हटने की कोशिश की, मगर वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल कर गया था। मेरा आराम और मेरा सुकून तुम हो। आहान ने ऊपर उठकर उसकी चिन पर अपनी लब रखी तो मचल गई। मगर आपने तो कहा था कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। असावरी रूहान सी हुई। हाँ ना, उस वक्त जबकि मैं अपने दिल के करार से सुकून हासिल करना चाहता था तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आहान ने इत्मीनान से कहते अपनी सुलगती लबों से मजीद मनमर्जियाँ की। आहान, मैं काम कर रही थी ना। वो उसके इरादे भाप कर रोने वाली हो गई। शौहर को सुकून पहुंचाने से ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ हो सकता है? उसने उसका बहाना रद्द किया। आहान, सब क्या सोचेंगे? वो झिंझिलाई। यही कि अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को वक्त दे रही है। आहान ने कहते करवट बदल कर उस पर गिरफ्त मजबूत की और पूरी तरह उसको बेबस करते उसे अपनी आगोश में छुपा लिया। दूसरी तरफ अर्शन की आंख सुबह 9 बजे के करीब खुली थी। कल का दिन जिंदगी में आने वाला इंतहाई खूबसूरत और यादगार तरीन दिन था और फिर एक खूबसूरत रात उन दोनों ने एक दूसरे के हमरा एक दूसरे की पागल कुर्बत में गुजारी थी। अर्शन ने एक सरसी सांस खींचकर अपने पहलू में देखा तो वो इधर मौजूद नहीं थी। अर्शन ने घने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। दिया, उसने पुकारा। कुछ ही देर बाद वो टॉवल से बाल रगड़ती सुर्ख शलवार कमीज में वॉशरूम से फ्रेश खिलता गुलाब बनी बाहर निकली थी। ये लिबास भी शायद बीना ने उसके लिए यहाँ रखा हुआ था। वो बेड क्राउन से टेक लगाए अपनी पॉकेट से सिनेमन निकाल कर मुंह में रखता उसे बगैर पलके झपकाए देखे गया। खुद को मखसूस निगाहों के हिसार में पाते दिया ने ड्रेसिंग के शीशे में से उसे अपने पीछे की जानिब देखा तो बेइख्तियार निगाहें झुका गई।
उसकी मोहब्बत में दिया के लिए कितना पागलपन, कितनी जुनूनियत थी। वो रात उसे अपने एक एक अमल से ये अच्छी तरह बावर करवा चुका था। अब भी वो सिनेमन चबाता, ट्राउजर की पॉकेट्स में हाथ डालता, कदम कदम चलता उस तक पहुंचा था। दिया घबराई और सोफे पर पड़े दुपट्टे को चोर निगाहों से देखा। वो ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था, कमर पर बिखरी सुनहरी जुल्फों की आबशार को अपने हाथों से छूकर उनकी मुलायमत महसूस की और बेइख्तियार बोला था, ऐ मेरे इश्क नगर, तू किसी शायर की रबाई सा लगता है। रोमी आंखें, हाफिज चेहरा, गालिब तेवर, मीर बदन, तुम पे लिखूं तो ये अनअहल ज़ौक़ की पसपाई सा लगता है। भारी लहजे की गंभीर सी सरगोशी थी जो अर्शन ने उसके कान में की थी। वो सरता पैर लाल टमाटर हो गई थी। वकालत छोड़कर शायर बनने का प्रोग्राम तो नहीं आपका? ड्रेसिंग पर झुकते उसने ब्रश उठाकर उसकी बोलती निगाहों से निगाहें चुराने चाही। अर्शन का कहा बेसाख्ता था। अब क्या करे, बेगम ने इश्क में निकम्मा कर दिया है। नहीं तो हम भी वकील थे बहुत काम के। अर्शन ने उसके पिछले गहरे गले पर अपनी लब रखते हुए कहा तो बिदक कर दूर हटी और शराफत से हमें पैलेस ले चले। नहीं तो आपकी और बीना की सारी कारस्तानियां हम पापा को बता देंगे। दिया ने उसे धमकी दी। मेरी भी सारी कारस्तानियां बताओगी? जी बिल्कुल सारी। अर्शन ने दांतों तले लब दबाते हुए पूछा तो दिया को कहीं छुपने की जगह न मिली। तब उसने झंझलाकर उससे रुख मोड़ लिया। वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़ने लगा जब फोन की एक मखसूस बेल से बेतहाशा चौंका। दूसरी तरफ पाशा और समी खान अमन और मौजा को लेने के लिए जा रहे थे। उनकी गाड़ी रास्ते में थी। पाशा इब्राहिम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब बीच रास्ते में पत्थर रखकर उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर रुकावटें पैदा करके उन्हें वहां रोक लिया गया। गार्ड जाकर देखो कौन है, पाशा इब्राहिम ने कहा और अपनी गन निकाल ली। गार्ड्स बाहर निकले, जाने कहाँ से टूथ स्टिक जैसी बारीक स्टिक्स की बौछार हुई और उन सबको बेहोश कर गई। जब सब बेहोश हो गए तो एक सियाह नकाबपोश इत्मीनान से चलता गाड़ी तक आया और उसमें से पाशा इब्राहिम को निकाल कर अपनी गाड़ी में तेजी से डाला। वो जानता था ये काम छत्ते में हाथ डालने के बराबर डायरेक्ट शहद की मक्खियों की रानी पे हाथ डाल लेने के मतरादिफ था। उसकी इस जुर्रत पर बहुत जल्द वो लोग एक्शन में आ जाएंगे, इसीलिए बहुत तेजी से वहां से निकलकर प्लान किए गए ठिकाने तक पहुंचा था। पाशा इब्राहिम की किडनैपिंग की खबर ने जंगल में लगी आग का काम किया था। व्हाइट पैलेस में जैसे एक भूचाल बर्पा हो गया था। वो जहाँ कहीं भी थे बहुत तेजी और जल्दी से व्हाइट पैलेस पहुंचे थे। परेशानी की बात ये थी कि अब ये कौन सा ऐसा नया दुश्मन था जिन्होंने उनकी जड़ पर ही वार कर दिया था। ये किडनैपर की दीदा दिलेरी भी थी कि उसने फ़ोन पर उन्हें एक ठिकाने पर पहुंच जाने का भी कहा था। वो लोग अपनी गाड़ियों में निकले थे। पाशा इब्राहिम को किडनैप करके जैसे किसी ने भेड़ों के छत्ते में पत्थर मारा था। दुश्मन जो कोई भी था उसे कम से कम ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अब बाकी के जल्लाद तैश इश्तियाल से पागल दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटाने निकले थे। वो एक गवर्नमेंट बच्चों का स्कूल था जिसके सामने एक पुरानी इमारत में पाशा इब्राहिम को रखा गया था। इन सेपरेट अर्शन, अहान, अमन, खजर, फलजा, बीना और अलीसे ने उस इमारत को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था। वो मुकम्मल एक दूसरे से राब्ते में थे। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। बहुत गैर मामूली सा एहसास था। वो इमारत बिल्कुल खाली पड़ी थी। कोई भी गार्ड या किसी किस्म का पहरा नहीं था। वो जो बहुत मुख्तलिफ रास्तों से इमारत में दाखिल हुए थे, इमारत को दूसरी मंजिल पर आखिर में सब एक हद नज़र बड़े से हॉल में एक दूसरे के सामने निकल आए थे। इस हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक कुर्सी पर पाशा इब्राहिम को बांधा गया था और पाशा इब्राहिम के बिल्कुल सामने 5 कदमों के फासले पर कुर्सी पर टांग रखे बैठा वो इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। नीली आंखें बेतासुर और होठों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। वो सब पाशा इब्राहिम की जानिब लपके थे। पाशा इब्राहिम के हाथ पैरों के साथ मुंह भी बांधा गया था। फलजा की आंखों से एक मर्तबा फिर उसे अपने सामने देख शोले से लपके थे। सबसे पहले अहान उसके सर पर पहुंचा था। उसे गिरेबान से घसीटकर अपने सामने किया। कुछ भी कहे सुने बगैर पहले अहान, अर्शन, अमन और खजर ने उसे रुई की तरह धुनका था और वो उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट समेत चुपचाप मार खा रहा था। बड़े पापा, फलजा ने करीब आकर पाशा इब्राहिम का मुंह खोला। पाशा इब्राहिम जो झटपटा रहा था अचानक चिल्लाया, ये इसका एक ट्रैप है।
अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था पाशा इब्राहिम जब खामोश फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी और बाहर जो बच्चों की छुट्टी का वक्त हो चुका था, बच्चों की अजीब तरह की चीखों पुकार सुनने को मिली। जल्लाद बेतहाशा चौके थे, भागकर खिड़कियों से बाहर के मनाजिर देखे। अजीब भगदड़ मची हुई थी। फायरिंग और धुएं के मरगुलों के दरमियान बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। बाहर निकलो, बच्चों को बचाओ, सोहम खान चिल्लाया। सब उससे लहूलुहान जमीन पर छोड़कर पाशा इब्राहिम समेत बाहर की जानिब भागे थे। वो सब बाहर पहुंचे मुख्तलिफ सियाह नकाबपोश थे जो हवाई फायरिंग करके बच्चों को जानबूझकर हिरासा कर रहे थे। माहिर खान, ईशान, जबरान और आर्यान ने उन्हें स्कूल के अंदर जाने का कहा। वो सब बच्चों की जानिब मुतवज्जा थे जब एक गाड़ी 120 की रफ्तार से जैसे बच्चों पर चढ़ दौड़ने को तैयार थी। वो सब इस गाड़ी पर हमलावर हुए थे। फलसा बच्चों की जानिब भागी जब मुखालिफ सिमत से आने वाली वैन का दरवाज़ा झटके से खुला और उसमें बैठे हैवान ने उसे बाजू से खींचकर अंदर सीट पर फेंका। पिछली 2 मरतबा की छुप कर नाकाम तरीन वार करने पर उसे बुज़दिल हैवान का खिताब देने वाले जल्लादों को उसने पैगाम भेजा था कि वो उन सब की आंखों के सामने अपनी बीवी को उनसे छीन कर लेकर जाने वाला है। बारात ऐसी शानदार निकलेगी कि एक दुनिया याद रखेगी। वैन 120 की रफ्तार से उनकी आंखों से फायरिंग की बौछार के दौरान ओझल होती चली गई, मगर निगाहों से ओझल होने से पहले उसमें बैठे हैवान ने अपने होठों से खून साफ करते आंख विंग करते हुए थम अप का इशारा किया था। वो सब लोग उस गाड़ी के ताक़ुब में भागे थे, मगर बहुत जल्द वो गाड़ी उनकी निगाहों से ओझल हो चुकी थी, जिस पर ना कोई नंबर था, ना कोई नंबर प्लेट। पूरा शहर कुछ ही मिनट्स में उन्होंने शहर का छप्पा छप्पा छान मारा था, मगर फलसा ने नहीं मिलना था, ना मिली। माहिर खान ने चंद घंटों में पूरा शहर जैसे लॉक करवा दिया था। हर सड़क पर चेक पोस्ट लगा दी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, मगर फलसा का सुराग नहीं मिल पाया। तब वो वाइट पैलेस में वापस आए थे। चंद घंटों में साहिर उर्फ हैवान के मुतालिक छोटी डिटेल्स उनके टेबल पर थी। अरसे दराज के बाद अमन अपने दिलो दिमाग से हर बात झटक कर इस वक्त वाइट पैलेस के बेसमेंट में बैठा था और लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। बड़े पापा कराची से इटली जाने वाली फ्लाइट में आज दो पैसेंजर्स थे, साहिर और फलजा नाम के। मतलब वो फलजा को इटली लेकर गया है। अमन ने पाशा इब्राहिम की जानिब देखते हुए कहा, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे हमें हिंट देकर फलजा को इटली ले जाए। और तुम लोगों को लगता है कि फलजा बाय एयर ऐसे चुपचाप उसके साथ इटली चली जाएगी? हो ही नहीं सकता। वो एयरपोर्ट पर वबाल मचा देती और बेहोशी में या किसी और तरीके से तो वो उसे ले जाने से रहा। मतलब वो इटली नहीं गया और इस फ्लाइट में ये नाम इस्तेमाल करवा कर वो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। माहिर खान का लहजा पुरसोच था। सब ने उसकी बात की हिमायत की। तब अपने लैपटॉप में देखते खजर के चेहरे पर एक चमक आई थी। आप सही कह रहे हैं बड़े पापा, एक प्राइवेट हेली को देखा गया है। मुझे इत्तला मिली और ये शहर के बाहर एक खाली इमारत से उड़ा है। मतलब आपका शक ठीक निकला। खजर ने सबको लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई जिसमें एक हेली को साफ साफ देखा जा रहा था। माहिर खान खजर के पास आया और लैपटॉप में गौर से देखा। उस हेली को एक एक एंगल से गौर से देखो और मेरा ख्याल उसके को कब को कॉकपिट है। अमन, इस लोगों की डिटेल्स निकालो। उसी लोगों से उसके लोगों पर कोई लोगो मालिक और उसके मालिक से उसकी कंट्री तक पहुंचा जा सकता है। माहिर खान ने कहा तो वो लोग तेजी से अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। उसने जैसे ही फलसा को पकड़कर अपनी वैन की सीट पर फेंका था, वो बुरी तरह झटपटाई थी, मगर सेकंड्स में उसने उसके चेहरे पर एक स्प्रे किया था जिससे वो बेहोश होकर सीट पर गिरी थी। गाड़ी हवा से बातें करती उसके मखसूस ठिकाने पर पहुंची। अब वो चंद सेकंड्स की भी देर लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके ओके के सिग्नल देने पर एयरपोर्ट से उसके 2 लोग प्लेन में बैठे थे, मगर वो फलजा को बाहों में उठाए अब उसके बॉस की जानिब से भेजे गए प्राइवेट हेली में बैठा था। उसने फलजा को देखा जो पेज कलर की शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स की पैंट में मौजूद थी। एक छोटा सा स्कार्फ गले में झूल रहा था जिसे साहिर ने नागवारी से देखा। 18 घंटों की सब्र आजमा उड़ान के बाद वो ब्राज़ील के शहर
रियो की बुलंदोबांग इमारत की छत पर उतरे थे। वो जब फलजा को बाहों में उठाए हेली से नीचे उतरा था तो उसके तमाम आदमियों ने अपने चेहरे घुमा लिए थे और उसकी जानी पुश्त कर ली थी। हैवान की फितरत से सब आगाह थे कि वो अपनी पर्सनल चीज़ पर किसी की आंख बर्दाश्त नहीं करता था, तो ये तो एक जीता जागता वजूद था उसके बाजुओं में। और ऐसा पहली मर्तबा भी तो हुआ था कि हैवान के बाजू में एक लड़की का वजूद था। वो उसे लिए लिफ्ट में गया था। इमारत के 44 मंजिलें नीचे और एक बहुत बड़ा रॉयल कसीनो था। वो एक बहुत बड़ा रॉयल कसीनो था जिसकी खुफिया राहदारियों से होता हुआ एक मखसूस कमरे में दाखिल हुआ था। उसे बेड पर लिटाकर एक मुस्कुराती निगाह उसके सरापे पर डाली। वेलकम टू माय एनिमल वर्ल्ड जी बेबी। हैवान ने उसके कान में सरगोशी की, मगर वो उसे दूसरी डोज भी दे चुका था। तभी बेहोशी तवील तरीन थी। वो उस पर कंफर्टर डालकर सिगरेट सुलगाता बाहर निकला और खुफिया राहदारियों से होता कसीनो के मेन हॉल में पहुंचा था। आज इस कसीनो में उनके खास आदमी और दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल मौजूद थे। इधर ही एक बड़ी टेबल के पार एक सरबराही कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था जिसका नाम माइक दादा था। साहिर ने उसके घुटनों को हाथ लगाया। वेलकम बैक हैवान। कैसे हैं दादा? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम जिस मकसद के लिए पाकिस्तान गए थे वो पूरा हो गया? यस दादा, हो गया। साहिर ने उनके पास रखी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा। मगर तुम मेरे खास आदमी का काम करने गए थे, उनका काम करने की बजाय उनसे दुश्मनी मोल ले आए। कम ऑन दादा, आप सारी कहानी जानते तो है, फिर भी पूछ रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला था तो माइक भी मुस्कुराया। तुमने उनके कई आदमी मार डाले, माइक ने फिक्रमंदी से कहा। वो मेरी चीज़ पर नजर डाल रहे थे, मैंने उन्हें कुछ और देखने के काबिल नहीं छोड़ा। उसने लापरवाही से सिगरेट का धुआं फिजा में उड़ाते हुए कहा। और ये जल्लादों की क्या कहानी है? माइक ने राजदारी से पूछा। हम जैसे ही हैं हम जैसे ही हैं वो भी बड़े क्रिमिनल, साहिर ने बताया तो माइक मुस्कुरा दिया। मुझे जाना होगा दादा, तकरीबन एक हफ्ते की वेकेशन दीजिए मुझे लाइफ एंजॉय करने के लिए। उसके बाद हैवान के कहर से आपका कोई दुश्मन नहीं बच पाएगा। और इस वक्त जब मैं प्राइवेसी चाहूँगा तो किसी ने मेरी पर्सनल्स में मदाखलत की तो वो अपनी ज़िंदगी में और कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। उसने एक तवील तरीन कश लेते आंख विंक करते कहा तो माइक ने सर धुना। मतलब अमेज़न के 3 फॉरेस्ट में जंगल में मंगल करने का प्रोग्राम है। यस, साहिर ने दांतों तले लब दबाकर कहा। डन, जाओ और एंजॉय करो। माइक ने इत्मीनान से कहा तो वो अपनी जगह से उठा और वापसी की राह ली। वो निकालकर कान से लगाया और उन्हीं खुफिया राहदारियों से उस खास कमरे की जानिब आया। हाँ रॉन, गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। वो सिगरेट जमीन पर गिरा उस पर पाँव रखकर मसल रहा था जब अपने पीछे बहुत दबीज आहट महसूस हुई। कोई बहुत ही ज्यादा चुपके और होशियारी से उसका ताक़ुब कर रहा था। तब बिजली किसी तेजी से उसने पीछे मुड़कर ताक़ुब करने वाले की गर्दन दबोची थी। दूसरी तरफ फजा की आंख खुली, सर दर्द से फट रहा था। चकराते सर के साथ वो फौरन उठ बैठी। सर बहुत ही भारी हो रहा था, मगर फिर भी वो सर झटकती खुद को मुकम्मल होश में लाने की तगदो करने लगी। जल्द ही हवास बहाल हुए तो खुद को एक अनजान और बहुत अजीब मगर शानदार तरीन कमरे में पाया। फलजा का दिमाग तेजी से चला। उसे अब व्हाइट पैलेस अपनी लोकेशन का कोई ना कोई सिग्नल देना था, मगर ये क्या? उसकी ट्रैकिंग डिवाइस वाली ब्रेसलेट और घड़ी दोनों गायब थी। गले से पेंडेंट भी गायब था। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने सुनहरी हल्के करली बालों में अपने बालों का ब्रोच को टटोला जिसमें बहुत ही बारीक ट्रैकिंग माइक्रोचिप थी, मगर वो उसकी सोच और ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मक्कार और शातिर था। जिसने वो ब्रोच भी निकाल लिया था, मतलब अब वो बिल्कुल खाली हाथ थी। कमरे में इधर उधर देखा, मगर फिर कनपट्टियाँ मसल कर अपनी ही सोच पर 2 हुर्फ भेजे। भला वो उसके ऊपर से उतारे गए वो लवाजमात उसी कमरे में सजा कर तो रखने से रहा। अब भी कुछ और सोच पाती कि मखसूस कदमों की धमक और एक भारी भद्दी मकरू आवाज़ में एक बात सुनकर उसके कान साई साई करने लगे। सुना है हैवान अपना जी बहलाने को पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा कड़क माल लाया है। अब हम तुम्हारे क्राइम पार्टनर हैं तो हमें उस माल का भी हिस्सादार बना दो। थोड़ा सा जी हम भी बहला लेंगे। और वैसे भी एशियन ब्यूटीज़ बहुत कोमल कलियाँ होती हैं जिन्हें मसलने में और काबू करने में बहुत मज़ा। इससे ज़्यादा गलाज़त फलजा सुन ही नहीं सकती थी, तभी अपने कानों पर हाथ रख लिए।
इससे पहले उस आदमी का हैवान के हाथों मुंह चटक जाता, जो कि माइक का अभी नया नया बना क्राइम पार्टनर था। वो चीख उठा, अरे क्या कर रहे हो हैवान, मैं हूँ। और वैसे मानना पड़ेगा कि जानवरों जैसी तेज हंसियात है तुम्हारी। कैसे बूस उंगली कि कोई तुम्हारे ताकुब में है। उसकी लबों पर तारीफ और आंखों में तासुब के भड़कते शोले थे। क्यों आए हो यहाँ, साहिर गुर्राया था। सुना है हैवान अपना जी बहलाने को पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा कड़क माल लाया है। अब हम तुम्हारे क्राइम पार्टनर्स हैं, तो हमें उस माल का भी हिस्सेदार बना दो। थोड़ा सा जी हम भी बहला लेंगे। और वैसे भी एशियन ब्यूटीज बहुत कोमल कलियां होती हैं, जिन्हें मसलने और काबू करने में बहुत मजा। उसकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी जब बहुत अचानक साहिर की साइलेंसर लगी पिस्तल ने एक शोला उगला और उसके माथे में एक भयानक सुराख कर दिया। वो सर के बल जमीन पर धड़ाम से गिरा था। तभी उसका एक खास आदमी वहां आया था और और सामंत की खौफनाक लाश देखकर वो बौखला गया था। सर, ये क्या किया आपने? माइक सर, कुछ नहीं कहेंगे उन्हें कहना इनका एक राइवल जहन्नम रसीद हो गया। कंपटीशन कम कर दिया मैंने, अब इस जहन्नमी के धंधे भी माइक सर के हुए। वो इत्मीनान से बोला। उसका आदमी सर हिलाता बाहर चला गया। वो मुड़कर एक गहरा सांस भरता कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही वो अपने कानों पर हाथ रखे बेड पर बैठी हौले हौले लरज रही थी, जिसका मतलब था कि वो बाहर हुई तमाम गंदी गुफ्तगू सुन चुकी थी। शहर के चेहरे पर साहिर के चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर वो फौरन अपने खौल में सिमटता आगे बढ़ा। फलसा ने अचानक अपना सर ऊपर उठाया और उसे अपने सामने पाकर चेहरा तैश व इश्तियाल में सुर्ख पड़ गया। वो इस कड़क माल को अपने समेत किस किस के जी बहलाने का सामान बनाना है? तुमने मकसद से मुझे तुमने किस मकसद से मुझे यहाँ लाए हो? फलसा अपना जुमला पूरा नहीं कर पाई थी जब सामने वाले ने बड़े जारहाना तेवर लिए उसका बाजू दबोचा था। उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर वो उसे बाहर कॉरिडोर में लाया था। एक हाथ से उससे पिछली गर्दन से दबोच कर थोड़ा सा जमीन पर झुकाया जहाँ खून की नदी बह रही थी, और एक देवहिकल खौफनाक सी शक्ल वाला आदमी खुली साकत सफेद पुतलियों समेत जमीन पर मुर्दा पड़ा था। वो बकवास इस आदमी ने की थी और ये दोबारा कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा। तुम भी मुंह संभाल कर बात किया करो जी बेबी, क्योंकि हैवान ज्यादा बकवास करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। वो सरसराते लहजे में बोला था और उसे वापस कमरे में ले आया। फलजा ने संभल कर बड़ी तेजी से उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया था और वो खड़ा इत्मीनान से उसे सरता पैर घूर रहा था। वैसे मेरा रुखसती लेने का अंदाज कैसा लगा मेरी जी बेबी को? साहिर ने दांतों तले लब दबाकर कहा। आखिर उसे तपाना और जलाना फेवरेट शुगल जो था उसका। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझे तुम? हो नहीं तो पूरी तरह हो जाओगी, और वो भी आज ही। फिक्र मत करो, उसने सुकून से कहा। खाम ख्याली है तुम्हारी, देख लेते हैं। वो जाने क्यों इतना पुरसुकून था, या शायद पहले से ही सब कुछ तय किया बैठा था। तुम्हारी आफत इसी में ही है कि मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। फलसा ने बगैर खौफजदा हुए उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा था। मैंने कभी किसी अंजाम की परवाह की ही नहीं जी बेबी। वो मुस्कुराकर बोला था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, जिसे रिसीव करके वो अलर्ट हुआ था। चलो हमें निकलना है यहाँ से, मगर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, फलसा चिल्लाई। मतलब आगे भी जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी? वो सर्द सांस खींचकर बोला। करके तो दिखाओ, फलजा फनकारी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मगर फलजा के हाथ के एक जोरदार मुक्के ने साहिर का हाथ पीछे झटका। वो जाने क्यों मगर हंस पड़ा। तब उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। फलजा ने उसकी भी मुक्के से तवाज़े करनी चाही, मगर वो साफ उसे बचा ले गया। साहिर ने उसे कमर से थामना चाहा, मगर फलजा के पैर की एक जोरदार किक उसे बेड पर उछाल गई। फलजा ने एक नफरत भरी मुस्कुराहट उस पर उछाली, मगर साहिर ने बिजली की सी तेजी से उसे कमर से थामना चाहा। फलसा इतनी ही तेजी से झुककर उसकी पॉकेट से गन अपने कब्जे में ले चुकी थी। साहिर पल भर को परेशान हुआ। फलसा ने वो गन उस पर तानी। उसका निशाना उसके दिल के मुकाम का था। शराफत से ये दरवाज़ा खोलो, हाथ गर्दन के पीछे रखो और मेरे आगे चलो। नहीं चलूंगा, तुम गोली चला दो, साहिर ने इत्मीनान से कहा। तभी उसका गार्ड, जो खुफिया तौर पर उसका साया बने रहते थे, उनमें से एक तेजी से अंदर आया और फलजा की कमर पर बेहोशी का डॉट मार दिया। आह! एक चीख के बाद फलजा जमीन बोस होने लगी जब साहिर ने बौखलाकर उसे बाजुओं में भरा। यू बास्टर्ड! तुमसे किसने कहा था हमला करो या अंदर आओ? साहिर दहाड़ा। सर, ये आप पर गोली चलाने वाली थी, गार्ड ने उसे याद दिलाया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है मैंने, बेवकूफ़। मैं संभाल लेता, तुमने दखल अंदाजी क्यों की? अब क्या मैं इसे हर वक्त बेहोशी रखूंगा? वो चिल्लाया। वो उसे उठाकर खाली खुफिया राहदारियों से अपनी मखसूस लिफ्ट में गया। लिफ्ट से नीचे उतरकर
एक तवील तरीन लंबोर्गिनी उनकी मुंतजिर थी। साहिर ने उसे नरमी से सीट पर लिटाकर खुद भी उसके करीब बैठ गया। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा-दवा थी। ज़हनी सुकून और फौजिया बेगम की मुकम्मल हिफाजत की खातिर उसने अपना स्टाइलिश ग्लास अपार्टमेंट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के करीब तरीन शहर, मार्स के बॉर्डर और तकरीबन जंगल के बीच में बनाया था, अपने दुश्मनों की पहुंच से बहुत दूर सुकून और इत्मीनान से रहने के लिए। वो इस जंगल से वाकिफ था, उसका दीवाना था, खुद तो वाइल्ड था ही और इस वाइल्ड लाइफ को बहुत इंजॉय करता था। दूसरी तरफ अपार्टमेंट से बहुत दूर उसने गाड़ी चेंज की थी। गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर दरख्तों की झुंड में खड़ी खड़ी और उसे बाजू में उठाए खड़ी की और उसे बाजू में उठाए अपार्टमेंट की जानिब बढ़ा। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त था। वो जानता था सब आराम कर रहे होंगे और हमेशा की तरह वो बगैर इत्तला किए यहाँ पहुंच गया था। वो फलसा को लिए खामोशी से अपार्टमेंट में दाखिल होकर अपने कमरे में आया और उसे बेड पर लिटा दिया। साहिर, फौजिया बेगम ने बाहर लाउंज से पुकारा। हमेशा की तरह ही हैरत अंगेज तौर पर फौजिया बेगम की आवाज़ सुनकर वो गहरा मुस्कुराया। वो पलटकर बाहर निकला और उसके कमरे की जानिब ही आ रही थी। दाशाब और आयशा अब भी आराम कर रहे होंगे। आपको फिर पता चल गया कि मैं आ गया। साहिर ने उनका वजूद बाजू में भरा। वो रो पड़ी। साहिर ने एक तवील गहरी सांस भरी। यार अम्मी, ये क्या, प्लीज़ ऐसा मत किया करें। उसने उनके आंसू पोंछे और ध्यान बटाने को जहन में एक झमाका हुआ। आप जानती हैं मैं आपके लिए पाकिस्तान से गिफ्ट लाया हूँ। उसने कहते हैं उनकी जानिब देखा। कहाँ है मेरी बहू? वो बेचैन हुई। साहिर की आंखें हैरत से फैल गई। मैं तो इसकी बात कर रहा था। मैरून कपड़े में लिपटी एक पोटली अपनी पैंट की पॉकेट से निकाल कर उनकी जानिब बढ़ाई तो वो उसकी शरारत समझकर हमेशा की तरह उसके मुंह पर एक जड़ चुकी थी। मुझे ये नहीं चाहिए, अपनी बहू चाहिए। वैसे भी ये भी उसी के लिए मंगवाया था मैंने। वो कहती उसके कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल हुई तो आंखों को खैरा कर देने वाला मंजर देख एक आसूदगी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई। भाग कर बेड तक आई और नीचे झुककर चटाचट उस सुनहरी सी गुड़िया का चेहरा चूम डाला। साहिर ने कमरे में दाखिल होकर ये मंजर देखा तो जल भुनकर कबाब हो गया। अम्मी, दैट्स नॉट फेयर। हमेशा की तरह आपकी सारी तवज्जो मुझ पर होनी चाहिए। आप जानती हैं मुझे अपनी चीज़ों में शराकतदारी पसंद नहीं। उसने मुंह बनाकर कहा तो मुस्कुरा दी। ये तुमसे अलग थोड़ी है जो तुम्हें बुरा लगेगा। वो उसके सिरहाने बैठती, उसके सुनहरी बाल प्यार से सहलाती, लापरवाही से बोली। साहिर बेड पर पड़े वजूद को देखता सोफे पर बैठ गया। तुम तो कहते थे शादी नहीं करूंगा, तो अब फैसला कैसे बदल गया? फौजिया बेगम ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही हैं शायद। उस जिन ने एक आईब्रो झुकाकर अपनी माँ को देखा जो अब हंसती थी। दरअसल मैं तो नहीं करने वाला था कोई शादी वादी। आपकी बहू रानी खुद ही मेरे गले पड़ गई तो क्या करता? फिर जब मेरे नाम हो ही गई तो अब मरते दम दम तक मेरा ही रहना पड़ेगा ना, इसीलिए अब भुगते। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला तो फौजिया बेगम ने अपनी चप्पल उठाकर हवाई फायर किया था जो सीधा उसने कैच कर लिया और देर तक हंसता रहा। और फिर आधे घंटे में ही उसने फौजिया बेगम को कमरे में परेशानी से इधर उधर चक्कर लगाते देख एक गहरा सर सांस खींचा। साहिर, ये उठ क्यों नहीं रही है? क्या किया तुमने इसके साथ? कहीं जोर जबरदस्ती से तो इसे यहाँ नहीं लाए? फौजिया बेगम उसके सर पर सवार हुई। मम्मा, हंटर वाली है आपकी बहू, इतनी जल्दी किसी के काबू में नहीं आती। मैंने भी बड़ी मुश्किल से काबू किया है, तभी बेहोश करना पड़ा। फिर उसने उन्हें कहानी में जितना ज़रूरी था उतनी तफसील से आगाह कर दिया तो वो सर पकड़ कर बैठ गई। मगर उन्हें ज़्यादातर अफसोस का मौका नहीं मिला कि बाहर से काफ़ी सारे लोगों की अपार्टमेंट में दाखिल होने की आवाज़ें आई। कौन है साहिर? अम्मी, निकाह ख्वाह और मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ ज़रूरी लोग हैं। आपकी बहू को होश आते ही उसके होश ठिकाने लगाने को मैं अपनी असली आइडेंटिटी से निकाह करूंगा इससे, क्योंकि आपकी बहू को शिकायत है कि मैंने उससे जाली नाम से निकाह किया और ये उस निकाह को नहीं मानती। उसने फ़ोन में कुछ तेज़ी से स्क्रॉल करते लापरवाही से कहा। तुम साहिर, तुम्हारा भी कोई काम सीधा भी है। ये उस निकाह को नहीं मानती, फिर भी तुम बगैर किसी रिश्ते के से पाकिस्तान से यहाँ तक उठा लाए। आफरीन है। कितना परेशान किया होगा तुमने बच्ची को। फौजिया बेगम ने दांत पीस कर कहा था तो वो बेड पर पड़े उस नाजुक से वजूद को घूरता कमरे से बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ
अगली मर्तबा फलजा की आंख खुली तो अंदाजा हुआ कि अब की बार वो किसी घर में मौजूद है। जरा सा होश संभाला तो खुद पर एक खातून को झुके पाया। उठो बेटा, मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। फौजिया बेगम ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो चकराते हुए सर के साथ आंखें मसलती उठ बैठी। फलजा ने ताज्जुब से अपने सामने अपनी माँ की उम्र की खातून को खुद को पुरशौक नर्म निगाहों से देखते पाया। अरे माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत आंखें हैं मेरी बच्ची की, चश्मे बदूर किसी की नजर ना लगे। फौजिया बेगम वक्त वारी गई और फिर से उसका चेहरा चूम डाला। आप कौन हैं? उसने उनके ऐसे अजीब बिहेव पर झिझकते हुए पूछा। मुझे भी अपनी माँ ही समझो बेटा, मैं साहिर की अम्मी हूँ। साहिर कमरे में दाखिल हुआ तो फौजिया बेगम की बात सुनी। फौजिया बेगम ने कहा तो अब की बार फलसा अलर्ट हुई थी। मुझे यहाँ से जाना है, आंटी अपने बेटे से कहे। अम्मी, साहिर ने फलसा की बात मुकम्मल होने नहीं दी थी, बीच में ही उन्हें मुखातिब कर लिया। आप बाहर जाएं अम्मी, और देखें कि मुलाजिम मेहमानों को अच्छी तरह सर्व कर रहे हैं। बाहर जो पैकेट पड़ा है वो अंदर भिजवा दे, मैं इसे लेकर आता हूँ। साहिर ने रवानी से कहा तो फौजिया बेगम मुस्कुराती उसका गाल सहलाती उठी और कमरे से बाहर निकल गई। फलजा ने खूंखार निगाहों से उसे घूरा जो अब सुकून से मेड के हाथ से पैकेट पकड़कर उस तक लाया था। ये ड्रेस पहन लो और जल्दी चलो बाहर, निकाह है हमारा। तुम्हारी तसल्ली के लिए, मेरे लिए तो हम उसी दिन एक हो गए थे जिस दिन पहली मर्तबा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने साइन किए थे। साहिर ने इत्मीनान से कहा। फलजा के तलवों पर लगी और सर पर बुझी। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे और मैं जी हुजूर कहती तुम्हारी हर बात मान लूंगी? फलजा बेड पर से नीचे उतरकर चीख चटक कर बोली थी। साहिर ने हाथ में पकड़ा टेप उसकी कलाई दबोच कर उसकी हथेली पर पटका। फलजा ने सदमे और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए टैब में जैसा ट्रस्ट के अमन के अपार्टमेंट का मंजर देखा। मैं जानता था टेढ़ी खीर हो मेरे काबू में नहीं आओगी, तभी पहले से इंतजाम कर रखा है मैंने। इस टैब की स्क्रीन को गौर से देखो जी बेबी, सारे ससुराल वाले और तुम्हारे भाई इस वक्त ससुराल में मुझे ढूंढने की प्लानिंग में मसरूफ है। इस वक्त वहां पर रात का 1 बजा है और जजा ट्रस्ट के तुम्हारे भाई के अपार्टमेंट में तुम्हारी भाभी अकेली है, जो कि तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे शूटर्स के निशाने पर भी है। मैं अम्मी के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता, लिहाजा अब अगर नहीं चाहती कि तुम्हारी भाभी अगले जहान की सैर को निकल जाए और उसके सदमे में तुम्हारा डॉक्टर भाई पागल हो जाए, तो जो कहता हूँ जी हुजूर बोल कर ही मेरी हर बात मान लो। साहिर ने कहा और खामोश हो गया। बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे वो गम और गुस्से से जबड़े भीजे हुए टैब को गौर से घूरने लगी। साहिर ने वो टैब उसके हाथ से ले लिया। जानता जो था वो थोड़ा और गौर करती तो जितनी ज़हीन थी अंदाज़ा लगा ही लेती कि टैब का वो मंजर नकली था। वक्त नहीं है तुम्हारे पास हरी टिड्डी, उसने संजीदगी से कहा। फलसा खामोशी से पैकेट की जानिब बढ़ी। उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसके तमाम गैजेट्स वो छीन चुका था। वो बेबस ना थी, ना खौफजदा, मगर मौजज़ा। एक नाजुक बीमार जान। फलजा को अंदाजा था ये धमकी फेक भी हो सकती है, मगर यही तो मुसीबत थी कि वो इस वक्त उसे कंफर्म नहीं कर सकती थी, और अगर ये सच होता तो अमन के लिए उसे ये करना ही था। उसने उस पैकेट के परखच्चे उड़ा दिए। उसमें से सुर्ख ब्राइडल ड्रेस का दुपट्टा तकरीबन खींच कर सर पर उड़ा। मरो, चलो। फलजा ने इस कदर गुस्से से गुर्रा कर कहा था साहिर को हंसी जब्त करने के लिए अपने दांतों में लब बीजने पड़े। वो उसे हाथ से थाम कर बाहर आया और निकाह ख्वाह के सामने इत्मीनान से उसे अपने पहलू में बिठाए सरशार सा बैठ गया। जल्दी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एजाब व कबूल का मरहला भी तय पा गया। अब की बार उसने अपनी असल आइडेंटिटी से एक एक बारीकी को मद्देनजर रखते हुए मोअज़्ज़िज़ गवाहान के सामने ये निकाह रजिस्टर्ड करवाया था। कार्रवाई मुकम्मल होते ही फौजिया बेगम ने उसे फिर से खूब चूम डाला। वो इस कदर खुश नजर आ रही थी कि फलजा को अपनी माँ की याद करके दिल में एक हौक सी उठी। फलजा उनसे अपना आप छुड़ाकर संजीदगी से उसी कमरे में चली आई। उसे सोचने के लिए और अगला लायहा अमल तरतीब देने के लिए वक्त दरकार था। साहिर ने गुस्से से उसे जाते हुए उसकी पीठ को घूरा। फौजिया बेगम ने उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। साहिर मेहमानों के साथ बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वो उस कमरे में सर्द सपाट चेहरा लिए बेड पर पाँव नीचे लटकाए बैठी थी जब हल्की सी दस्तक देकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। फलजा ने सर उठाकर देखा तो दंग रह गई। सामने दाशाब था जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह की मेहरबान मुस्कुराहट, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक नरमी वाला तासुर था। हाँ, ये वही तो उसमें चीज़ें थी जिनसे उसे इश्क हुआ था।
जी। वो पुकारता आगे बढ़ा और उसके पास ही बेड पर बैठ गया। कैसी हो जी? वही नर्म आवाज, नर्म लहजा फलजा के दिल में होक से उठी। तमाम पुराने जख्म उधड़ते ताज़ा होते चले गए। वो जो खुद को मजबूत, बहुत मजबूत समझती थी, आखिर खुद पर जब्त खोती उसके कंधे पर सर टिकाकर फूट फूट कर रोती। दाशाब को अफसोस हुआ। इट्स ओके जी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दाशाब ने उसका कंधा थपथपाया। तभी वहां साहिर दाखिल हुआ था और अगला मंजर देखकर सरता पैर झुलस गया। सीने में दहकती आग के भापड़े से जल उठे। ऐसा नहीं था कि वो कोई शक कर रहा था, मगर दाशाब के लिए उसकी आंखों का नम तासुर उसे सरतापा झुलसा गया था, जो उसे खुद के लिए उसकी आंखों में आज तक ढूंढने से भी नहीं मिला था। वो लपक कर आगे बढ़ा था और उसे कलाई से दबोचकर अपनी जानिब खींचा। फलसा इस अचानक अवतार पर छटपटा गई थी। तुम वाकई इतनी नासमझ हो या अब जानबूझकर कर रही हो ये सब? साहिर दहाड़ा था। दाशाब ने उसकी जानिब संजीदगी से देखा। काम डाउन ब्रो, वो बस परेशान है। अपने बचपन के दोस्त को सामने देखा तो इमोशनल हो गई। टेक इट इजी मैन, दाशाब ने नरमी से कहा, मगर वो तो जबड़े भीजे खड़ा था और फलसा अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़ाने को झटपटा रही थी। तभी उस कमरे में आयशा दाखिल हुई। साहिर ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दी। वो भागकर आयशा के गले लगी थी। साहिर और दाशाब दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। आयशा उसके साथ ही बेड पर बैठी थी और फौजिया बेगम और आयशा उसके नाज़ नखरे उठाने में मसरूफ थी। साहिर चुपचाप आगे बढ़ा और अपने ड्रेसिंग से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। शाम ही कमरे में फौजिया बेगम ने 2 बैग रखवाए थे, जिसमें उसकी ज़रूरत का हर सामान और कपड़े वगैरह थे। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो फौजिया बेगम ने जानिसार करने वाली निगाहों से अपने गबरू जवान बेटे को देखा। आपने अपनी मेडिसिन ली है कि सुबह से बस घन चक्कर बनी अपनी बहू के ही नखरे उठाने में मसरूफ है? उसने फौजिया बेगम की जानिब देखकर कहा तो फौजिया बेगम ने उसे घूरा। और आप आयशा भाभी, दोस्त मिली तो शौहर को भूल ही गई? दाशाब आवाज़ें दे रहा था आपको। साहिर ने उसे भी ना बख्शा तो वो भी शर्मिंदा सी बेड से उठकर उसके कमरे से खिसक ली। तुम मेरे अब्बा नाना ना बनो, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। फौजिया बेगम ने 1 सेकंड में उसकी अकड़ निकाली तो फलजा के चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट उभरी। मगर वो तो था ही सदा का ढीठ, जरा असर ना लिया और ड्रेसिंग के सामने टॉवेल से अपने बाल रगड़ने लगा। अब फिर फौजिया बेगम ने उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और उससे उसके घर वालों के मुतालिक दिलचस्पी से पूछने लगी। वो उससे इतनी मोहब्बत और खुलीस से पेश आ रही थी कि फलजा को उनके साथ नॉर्मल बिहेव करना ही पड़ा। फिर जब वो सोफे पर नीम दराज हुआ तो फौजिया बेगम उठ खड़ी हुई, उसे ढेर सारी दुआएं देती कमरे से बाहर चली गई। साहिर ने उठकर कमरे का दरवाजा लॉक किया। फलजा को जाने क्यों उसकी पुरस्रार नीली आंखों में एक शरारत भरी चमक नाचती महसूस हुई, मगर वो लापरवाह बनी ताल्लुक इख्तियार किए बैठी रही। मगर उसकी ये लापरवाही पल में उड़न छू हुई थी जब वो आकर बेड पर गिरने वाले अंदाज में झटके से औंधा गिरा था। औंधा लेटकर अपने चेहरा हाथ की मुट्ठी पर रखा, फलसा बिदक कर पीछे हटी और उससे खूंखार निगाहों से देखा। आज हमारी सुहागरात है। साहिर ने मानी खेजी से मुस्कुराते उसकी मालूमात में इजाफा किया और हाथ बढ़ाकर उसके गुलाबी पैर को छूना चाहा, मगर इतनी ही तेजी से उसके हाथ पर फलजा के दूसरे पांव की एड़ी की एक जोरदार ज़रब ने उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। ये रात किसी की आखिरी रात भी हो सकती है, इसीलिए तमीज़ का मुजाहरा करते मुझसे 3 फुट के फासले पर रहो। फलजा ने दांत पीसकर अपने पैर पीछे किए। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। उसने अपनी पॉकेट से वो मैरून पोटली निकाली और उसके कदमों में रखी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, ना तुम में ना तुम्हारी किसी चीज़ में। ये उसमें ये इसमें वो कंगन है जो मेरी माँ ने समझो अपना खून पसीना बहा बहा कर एक एक पाई जमा करके अपनी बहू के लिए बनवाए थे, और उन्हें संभाल कर रखने के लिए तुम नहीं जानती उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया। गर्म आयन से उनका जिस्म तक दागा जाता रहा, मगर ये उन्होंने खोना गवारा ना किया। अब मैं चाहता हूँ कि सुबह जब वो उठे तो उन्हें तुम्हारे हाथ में ये पहने हुए नजर आए। साहिर ने उसी इत्मीनान से अपनी मुट्ठी पर चेहरा टिकाया, उसकी जानिब देखते ऐसे पुरस्रार तरीके से उसे ये कहानी सुनाई कि फलजा ने हैरत की इंतहा से उसे देखा। क्या था ये आदमी? फौजिया बेगम कौन थी? ये लोग कहाँ से आए थे? क्या कहानी थी इन माँ बेटे की? आखिर कौन था ये? एक राज, एक मिस्ट्री, एक उलझी हुई ग्रह लगी पहेली।
जिसकी ग्रहें खोलना फलजा को अपने बस की बात नहीं लग रही थी। तभी चुपचाप हाथ बढ़ाकर वो मैरून कपड़ा उठाकर वो पोटली खोली। पुराने डिजाइन के मगर बहुत नफीस से कंगन थे, जो कि उसने अपने बाएं हाथ में पहन लिए। बस नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फलसा ने अपने घुटनों के गिर्द बाजू बांधते उसे यहाँ से दफा हो जाने को कहा। वो चुपचाप लेटा उसे निहारने में मसरूफ था। उसे कंगन पहनते देख उसके लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ था। ये रात बहुत खास है वैसे। साहिर ने दांतों तले लब दबाकर फिर उसे छेड़ा। वो उसे छूने की कोशिश की और उसे छूने की कोशिश की। तो क्या डांस करूं? वो चिढ़कर बोली और उसकी कोशिश नाकाम बनाई। नहीं, किस करो। इत्मीनान से बोलते साहिर ने उसका पाँव खींचा। व्हाट? वो चिल्लाई और दूसरे पाँव की जोरदार जरब उसके सीने पर रसीद की। हाँ ना, अभी तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, इसीलिए ज्यादा नहीं, बस एक किस की डिमांड है। साहिर ने दांतों तले लब दबाया और उसका बाजू खींचा। भाड़ में जाओ। फरजा ने उसका बाजू मरोड़कर अपना बाजू आजाद करवाया और बेड से उठने लगी, मगर साहिर ने तेजी से फिर उसका पाँव दबोचा था। बैठी रहो इधर ही, बेड से उतरी तो अच्छा नहीं होगा, साहिर ने उसे वार्न किया। क्या करोगे? फलजा फनकारी। ढेर सारा प्यार, और वो शायद अभी तुम बर्दाश्त न कर पाओ। साहिर ने संजीदगी से कहा। छोड़ो मेरा पाँव। फलजा ने अपना पाँव से छुड़ाने की कोशिश की। अच्छा छोड़ो, ये गाना सुनो, हमारी करंट सिचुएशन पर बिल्कुल फिट होता है, उसने बेहद शरारत से कहा और अपने मोबाइल फोन में जल्दी से कुछ टाइप किया। तभी वहाँ एलईडी के करीब पड़े म्यूजिक सिस्टम में से गाने की आवाज़ आई। फरजा उसके बोल सुनकर सरता पैर लाल टमाटर हो गई। जिंदगी में कभी इतना एम्बेरस महसूस नहीं किया था जितना इस गाने के इन बोलों ने उसे कर छोड़ा था। दिल की ये गोली चली नैनों की बंदूक से, बम भी गिरेंगे अब प्यार के संदूक से। इश्क ये तेरा मेरा इश्कियाऊं के ढिशकियाऊं के ढिशकियाऊं यहाँ इश्कियाऊं रे वहाँ ढिशकियाऊं। लड़ाकू विमान है तू, पर तू मेरी जान है। बिस्तर ये तेरा मेरा जंग का मैदान है, जो तू ट्रिगर दबाए तो मैं चमचे चलाऊं। इश्क ये तेरा मेरा इश्कियाऊं के ढिशकियाऊं के ढिशकियाऊं बंद करो इसे जाहिल आदमी, बाहर आवाज आ रही होगी। फलसा दहकते सुर्ख चेहरे के साथ चिल्लाई तो गहरा मुस्कुराया। डोंट वरी जी बेबी, कमरा साउंड प्रूफ है, अगले बोल एंजॉय करो, वो कहता दांतों तले लब दबा गया। कमर ढाल है, नैना कमान है, तेर सी नाक तेरी भाले सी जबान है। या मैं नजरें लड़ाऊं या मैं खुद मर जाऊं, इश्क तेरा मेरा इश्कियाऊं के ढिशकियाऊं के ढिशकियाऊं। मैं तुम्हारे मुंह ही क्यों लग रही हूँ? फलसा ने कहा और बेड से नीचे उतरने लगी। तब बहुत तेजी से साहिर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वापस बेड पर पटका। उसके घुटनों पर अपना घुटना सख्ती से रखकर उसके बाजू बेड से लगाया और उसके लबों पर झुका। उस नाजुक वजूद की लबों की नरमाहटें और सांसों की सिनेमन मिली खुशबू मदहोशी भरी थी। वो जो बस उसे छू कर पीछे हटने वाला था, अब जैसे पूरी तरह बेबस होकर बेखुद हो चुका था। और उसके लम्स में इस जानलेवा कुर्बत में इस कदर शिद्दत थी, फलसा को लगा वो उसकी सचमुच जान निकाल लेगा। फुसूखेज खामोशी तवारत इख्तियार करने लगी। फलसा बुरी तरह झटपटा रही थी, मगर उसका शिकंजा आहनी किस्म का था, जिसमें वो महज फड़फड़ा कर रह गई। लेकिन उसकी इस मकनातीसी कुर्बत में जाने क्या जादू था कि वो फलसा को लगा कि वो होश खो बैठेगी। फिर उसे पूरी तरह निढाल कर देने के बाद उसने खुद ही उसे आज़ादी बख्शी। ये मत समझना कि तुम अपनी कोशिश से या मज़ाहमत से मुझसे दूर रह सकती हो। मैं जब चाहूँ अपना हक बड़े ही हक से वसूल कर सकता हूँ तुमसे। गहरे गहरे सांस भरती फलसा का गाल उसने हल्के से थपथपाकर उसके भीगे लब को अपने अंगूठे से सहलाया। फलसा को कुछ पल अपनी सांस बहाल करने में लगे थे, जिन्हें वो पूरी तरह उथल पुथल कर चुका था। दाशाब से दूर रहना फलसा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बहुत करीब वो फनकारा था। आज पहली मर्तबा उसने उसे उसके असली और पूरे नाम से पुकारा था, मगर इस पुकार में ऐसी फनकार थी जो फलसा को साकित कर गई थी। उसकी सुलगती सांसों की तपिश से फलसा का चेहरा सुर्ख हो गया। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, गंद भरा है तुम्हारे शक्की दिमाग में। फलसा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाए, मगर यहाँ असर किसे था? उसकी कलाइयाँ दबो दबो चुका था। शक नहीं है, ये जलन है मेरी, और ये रकाबत की आग मेरे समेत तुम्हारे नाजुक वजूद जलाकर भस्म कर देने की अहलियत जरूर रखती है फलसा।
इसीलिए मोहतात रहना। अपनी चीज़ों में शराकत पसंद नहीं करता। तुम तो फिर मेरा जुनून हो। तुम्हारे साये पर भी मैं किसी का साया बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई स्वेयर। वो कहता उसे अपनी दस्तरस से आज़ाद करके अफलजा को झरझरी सी आई, मगर फ़ौरन बेड से उठकर उस पर 2 हुरूफ भेजती ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई। फिर सारी रात फलजा ने उसकी शक्ल देखना गवारा ना किया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।